सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, आज शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश है। ये वही अल्लामा इकबाल हैं जिन्होंने बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करने में कलीदी किरदार अदा किया, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आपने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जिसको शर्मिंदा ताबीर कायदे आज़म ने किया। इकबाल के फ़लसफ़े और नज़रियात का ही समर था कि हमें एक आज़ाद वतन नसीब हुआ। अल्लामा इकबाल एक कौमी शायर ही नहीं बल्कि एक अजीम सियासतदान भी थे। जब आप मैदान सियासत में उतरे तो मुस्लिम लीग की सदारत आपको पेश की गई। अच्छा, 1922 में हुकूमत ने आपकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर आपको सर का खिताब दिया। आप मजलिस कानून साज के रुकन भी रहे और गोल मेज कॉन्फ्रेंस लंदन में शिरकत की और वापस आकर मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए अलग वतन के लिए कोशिशें शुरू कर दी। 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए आपने जो खुतबा दिया उसे आज़ाद इस मुस्लिम मुल्क की तरफ पहला कदम समझा जाता है और कायदे आज़म ने उसी तसव्वुर को अमली शक्ल अता करने के लिए बहुत कोशिशें की और मुसलमान हिंद को 14 अगस्त 1947 को शायर मशरिक़ के ख्वाब की ताबीर पाकिस्तान की सूरत में मिली। लेकिन क्या अल्लामा इकबाल और कायद ने उसी पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? क्या इसी पाकिस्तान के लिए हमारे बड़ों ने जानी माली कुर्बानियाँ दी थीं? क्या पाकिस्तान का मुतालिबा ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए किया गया था? हरगिज़ नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सूरत में एक ऐसी आप कह लें कि तजर्बा गाह का ख्वाब देखा गया था जहां इस्लामी उसूलों को हम आजमा सकें, क्योंकि इस्लाम ने जमहूरियत की राह दिखाई है, मसावात इंसाफ का सबक दिया है। इस्लामी उसूलों पर अमल करने से हम कह सकते हैं कि हर एक के साथ इंसाफ कर सकेंगे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ साथ हम इकबाल के फ़लसफ़े से बहुत दूर होते चले गए। इकबाल ने हमेशा मुसलमानों को मुत्तहिद होने का दर्स दिया, लेकिन मुसलमान तकसीम दर तकसीम होते चले गए और इसी तकसीम का नतीजा आज कश्मीर को देख लें जहां रोज़ मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। मकबूजा फ़लस्तीन को देख लें जहां हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन आलम इस्लाम और दुनिया खामोश है। इसकी वजह क्या है? इत्तेहाद की कमी। आज हम भी तकसीम दर तकसीम का शिकार हैं, कौमियत की, लसानियत की, सुबाइयत की। मुल्की मुफाद के लिए कोई तकसीम को ख़त्म करने के लिए तैयार ही नहीं, लेकिन जब बात आ जाए ज़ाती मुफादात की तो हमने बड़े बड़े इख्तिलाफ़ात को इत्तेहाद में बदलते देखा। अब देख लें, इलेक्शन का वक्त करीब है तो इत्तेहाद का शोर मचा हुआ है। तमाम सियासी जमातें बात में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए सहारे तलाश कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून और MQM एक ही सफ़ में खड़ी हो गई हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहाज तैयार हो गया है। पंजाब में पीपल्स पार्टी ने डेरे डालने का फैसला कर लिया है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो मुखालिफ इत्तेहाद है उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने जरदारी साहब को मुखातिब करते हुए कहा है कि जरदारी साहब को पूरा हक है कि वो पंजाब के वज़ीर-ए-आज़म का रास्ता रोकें और लाड़काना के वज़ीर-ए-आज़म का रास्ता हमवार करें। ज़रा सुनिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंतखाबात से पहले ये जो सियासी जमातें इनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी? जिन नताइज के लिए जोड़ तोड़ की जा रही है, क्या वो नताइज हासिल होंगे या फिर नहीं होंगे? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार राना मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सस्सी पिलीजो साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करें अली गौहर बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप सबकी तरफ से मैं राना मुबश्शिर साहब से शुरू करना चाहूँगी। राना साहब, सबसे पहले मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की बात करना चाहूँगी। उनका जो फ़लसफ़ा था हम उससे कितना दूर हो गए हैं। वो तो इत्तेहाद का दर्स देते थे, लेकिन हम तकसीम का शिकार हो गए हैं। हमारी अखलाकियात, हमारा मुआशरा, हमारी सियासत किस तरफ जा रहे हैं हम और क्यों? बेसिकली हम लोग जो है ना अपनी जो रास्ता था जो मुतय्यन किया गया था अल्लामा इकबाल की तरफ से या मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तरफ से, उससे हम डीरेल हो चुके हैं और जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडियाज़ थे, उनसे हम बिल्कुल अलग हो चुके और भटक चुके हैं। लेट मी पुट इट दिस वे, और उसमें कोई गलत नहीं हो। और जो उनकी सोच थी, जिस तरीके से वो लेके पाकिस्तान को या अलग मुल्क को लेके चलना चाह रहे थे, वो सारा कहीं गुम हो गया। और उसमें सबका हिस्सा है, उसमें कोई किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते। वी शुड ब्लेम एवरीवन एंड वी शुड ब्लेम अस ऑल्सो। हमें अपने आप को भी ब्लेम करना पड़ेगा उसमें, और हमने कोई उसमें कसर नहीं छोड़ी। खैर एनीवेज ये होता है, लेकिन जितना जल्दी हम इसको
ठीक कर ले अपने आप को उतना बेहतर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो था उनका वो बहुत अच्छा था, एक अलग मुल्क बनाने का। और जिस तरीके से यहाँ पे हम अपनी जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने रिलीजियस हमारे पे जो वहाँ पे जो बंदिशें थी यूनाइटेड इंडिया में, वो जो बंदिशें थी यहाँ पे हम जनाब, हमें कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए थी, ना है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो इत्तेहाद का दर्ज था और जो बाकी जिस तरीके से वो लोग पॉलिटिक्स करते थे, उस पॉलिटिक्स से हम हट चुके हैं। वो पॉलिटिक्स कहीं भी नहीं है, कहीं नजर भी नहीं आती। और पिछले कुछ सालों में तो बिल्कुल ही वो कहीं फिजल आउट कर गई। और क्यों कर गई, उसमें मैं फिर ये रिपीट करूंगा कि उसमें सबका हिस्सा है, सब ने हिस्सा डाला है, और हमने सब ने अपना अपना उसमें नेगेटिव सेंस में हिस्सा डाल के हमने उसको बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट से अलग हो चुके हैं। ठीक है शशि साहिबा, आपने राना साहब को भी सुना। तो शशि साहिबा, जिस पाकिस्तान का ख्वाब था वो इतनी दूर क्यों रह गया? ये जो आज बिगाड़ है, जो भी सूरत हाल है, ये कैसे ख़त्म होगी? बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। सबसे पहले तो मैं भी शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल साहब को आज के दिन ख़राज तहसीन पेश करती हूँ, जहाँ उन्होंने खुदी की बात की, जहाँ उन्होंने बहुत ही हवाले से एक आइडियलिज्म का भी पहलू आ जाता है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच की भी बात की, ख़ास करके नौजवानों को, लोगों को जो हिम्मत बंधवाई, या सितारों से आगे जहान, ये जहाँ जहाँ उन्होंने बात की, एक वसत सोच में दी और इमेजिनेशन। आप जब तस्वर करते हैं तो फिर आपकी जहन की खिड़कियाँ जद्दोजहद के मैदान में भी फिर आप अपने तहरुक में आते हैं। तो उनको खराज है। ये बात आपने जो आज के हवाले से भी बात की, ये बात दुरुस्त है। जैसे अभी बशर साहब भी बात कर रहे थे, या आपने अपने इंट्रो में भी बात की कि हर तरफ एक कहीं किसी तरफ फ्रस्ट्रेशन का आलम है, किसी तरफ जो है एक डिवाइड की सी फिजा नज़र आती है। लेकिन जो रियासत का तस्वर, जहाँ अहमद हौसले और एक डायरेक्शन की बात अलामा साहब ने की, वहीं जिन्हा ने भी बात की, वो रियासत में वेलफेयर, जो एक फलाही रियासत की बात की, वेलफेयर स्टेट वाली, उससे तो हम अब भी पाकिस्तान बनने के बाद, इतने अरसे के बाद, अब भी बहुत दूर नज़र आते हैं। और उस हवाले से मेरे ख्याल में कई फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली इस वक्त तो सब पे तो बात भी नहीं हो सकती, बिल्कुल उसमें काफ़ी सारे लोग जो है कसूरवार हो सकते हैं, लेकिन जो जहाँ जहाँ जिस के भी कांधे पे जब जिम्मेदारी आई, जो भी उसमें नाकाम हुआ, मेरे ख्याल में वो सारे शोल्डर्स जिम्मेदार रहे हैं। लेकिन अच्छाइयाँ भी हैं जो अब भी इतने अज़ाबों के बावजूद भी जो थोड़ा बहुत बैलेंस है बहसियत रियासत में या एक सोसाइटी में, वो मेरे ख्याल में उसमें अच्छाइयाँ भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों की भी जिनके नाम सामने नहीं आते, बहुत सारे ऐसे लोगों के भी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, हम और आप उनको जानते भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के भी जो सिस्टम का उस तरह हिस्सा न बनते हुए, रेजिस्ट करते हुए भी आगे बढ़े, दूसरों को भी एक निशान और रास्ता दिखाया। मेरे ख्याल में उसकी भी बात होनी चाहिए। और आज जब हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, तो जहां दूसरे हम पिलर्स की बात करते हैं, मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, कर रहा है, करना चाहिए। और आपने फ़लस्तीन की भी बात की, आपने कश्मीर की भी बात की। हम समझते हैं तो इस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन और मज़ीद हो सकती थी अगर हमारी खुद बहसियत मुल्क इंटरनल मामलात अगर ठीक होते, और सबके लिए इंसाफ, सबके लिए बराबरी, सबके लिए एक खेलने के, साथ चलने के और तहरीक में आने के यकजा उसूल होते, तो मेरे ख्याल में हम दूसरी चीज़ों को भी, जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, फैक्टर्स हैं, उसको भी हम बिल्कुल फेस कर सकते हैं। अभी भी हम समझते हैं हमें बहुत कुछ कर सकते हैं अगर दिल हो। ठीक है जी, अली गौहर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने दोनों मेहमानों को सुना, तो अली गौहर साहब, आपको नहीं लगता कि जो हमारे सियासतदान हैं, यानी आप लोग, अगर मुत्तहिद होते तो आज मुल्क का नक्शा कुछ मुख्तलिफ होता? बतौर पाकिस्तानी हमारा कितना किरदार रहा है इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, एक तो मैं थोड़ा सा सफर में माजरत पाऊँ कि आप
लेकिन गुजारिश ये है कि जिस तरह से ये तो एक हकीकत है जिसका इशारा आपने अपने एंट्रो में और राना मुबश्शिर साहब ने किया कि बनारस कौम और पाकिस्तानी कौम से और पाकिस्तानी माशरे से हमारी जिंदगी का हर पहलू जो है वो मुनासाब करती है। आप किसी को ताकत फिक्र से ले लें, सियासत से ले लें, वकालत से ले लें, ब्यूरोक्रेसी से ले लें, हमारी लाज हमारा मेडिकल का शुबा हमारा अली गौहर साहब भी आप शोभा को ले जी जी तो हमारे शोभा में जी जी हमारे तमाम शोभा जात रहे और हम तरक्की की बजाय तलवसनी की तरफ ज्यादा थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि कौमें जो है वो अपने हालात से सबक सीखती है। लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़े बड़े नाम भी हमारे मुल्क में पैदा हुए हैं, जिस तरह से कि आपने देखा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यहाँ पर पैदा हुए, राशिद मिन्हाज प्रदेश से बहुत सारे जो हमारे जिन्होंने शहादतें इस मुल्क के लिए पेश की वो न सिर्फ हमारी अखबार के नाम है बल्कि सिविल सोसाइटी के भी नाम है। अब बहुत बड़े बड़े फकीर पैदा हुए, बहुत बड़े बड़े शायर पैदा हुए, बहुत बड़े बड़े दानिशवर पैदा हुए। तो लेकिन जहाँ तक हम अगर हम इसका तसलसल देखें तो यहाँ पर फातिमा जिन्ना के साथ भी किस किस्म की बातें की गई, किस तरह के इल्जाम उनकी बात पर भी लगे, तो वो भी उसमें भी हम पूरी कौम मेरा ख्याल है कि बहरहाल पाकिस्तान को इस वक्त आज जिस महज पर पाकिस्तान पहुंच चुका है हम सब के लिए जरूरी है बाशियत कौम, बाशियत सियासतदान, बाशियत पार्टी के हमें वाकई ही एक ऐसे रोड मैप के ऊपर चलना चाहिए जहाँ पर कि हमें असहज होगा, जहाँ पर हमें अपने जाती मफादात को पीछे रख के, जहाँ पर हमें मुल्क और कौम के लिए कुछ फैसले, चाहे वो मुआशी फैसले हो, चाहे वो हमारे फैसले हो, चाहे वो हमारे कौमी सलामती के फैसले हो, हमें बाशियत कौम आगे बढ़ना होगा, एक रोड मैप देना होगा और उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के अगर हम इत्तेफाक राय के साथ किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हम आगे अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। इधर मुख्तरन में ये जरूर अर्ज करूंगा। चलिए हम भी जरा आगे चलते हैं। राना मुबश्शिर साहब, ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अली गौहर साहब, राना मुबश्शिर साहब, ये जो इलेक्शन की तारीख आ गई है, इत्तेहाद का बाकायदा शोर मचना शुरू हो गया अचानक से, तो MKM नून लीग को प्यारी हो गई है, ये बात भी किसी को हजम नहीं हो रही, और उधर पंजाब में भी बातें हो रही हैं कि इत्तेहाद होगा। तो क्या खबरें हैं आपके पास, कौन कौन इत्तेहाद बनाने जा रहा है आगे मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि इलेक्शन तो सर पे खड़े हैं? डॉक्टर साहब देखिए, इलेक्शंस जो है इज ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स। उसमें ख्वाब बेचे जाते हैं और ख्वाब इसलिए बेचे जाते हैं कि उसमें लोगों को एक उम्मीद दी जाती है, उम्मीद उनको दी जाएगी ताकि वो उम्मीद लेके आगे चल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो उस पर किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स होता ये है कि आप यू सेल ड्रीम्स, आप ख्वाब बेचते हैं लोगों को, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप वो ख्वाब उन लोगों के पूरे नहीं करते। कि अगर सपोजिटली आई एम गिविंग अ वेग एग्जांपल कि अगर आपने सपोजिटली 10 वहाँ पे अपना मैनिफेस्टो में 10 चीजें रखी हैं कि ये रिलीफ आवाम को मिलेगा, उन 10 में से अगर आप 2 भी पूरा कर लेते हैं तो आई वुड से कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होता अक्सर औकात, कई दफा हो भी जाता है लेकिन अक्सर औकात ऐसा भी नहीं होता। अब इसमें ये कहा जा सकता है कि इसमें कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि डिलीवर कर जाती है, इस 2 से भी ज्यादा डिलीवर कर जाती है, जो मैं एग्जांपल दे रहा था उसके मद्देनजर रखते हुए। बट वो कहा जाए कि मनोमन एग्जैक्टली जो कहा जाता है उसमें जनाब रिलीफ मिल जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। और उसके बाद सिर्फ मसला ये होता है इत्तेहाद यहाँ पे बना लो, इत्तेहाद पहले बना लो, सीट एडजस्टमेंट पहले कर लो, इलेक्शंस के बाद जब नंबर्स आ जाए सीटों के फिर उसको सामने रखते हुए फिर हुकूमत में आने के लिए इत्तेहाद बना लो। तो अगर ये कहा जाए कि कोई रिजिड एटीट्यूड होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, नहीं। वो दौर गए जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी,
वो 17 सीटें लेके नेशनल असेंबली में बैठ गई, ठीक है, और 17 सीटें कोई नंबर नहीं था, और सब लोगों ने तनकीद की कि आप ये कॉम्प्रोमाइज कर लें, वो कॉम्प्रोमाइज कर लें, और इस तरह चल लें, उस तरह चल लें, ताकि आपको हुकूमत में कोई रास्ता मिल जाए, हुकूमत के अंदर आप आ जाएं। लेकिन व्हाट शी डिड वाज शी सेड नो वे, आई एम गोइंग टू स्टे ओवर हियर, मैं 17 सीटों के साथ ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगी, ठीक है, और मैं वो ऑपोजिशन में बैठी, और वो कुछ अरसे के बाद एंड शी मेड इट। द पॉइंट इज कि देखें, अब इस वक्त ऑपोजिशन में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए इत्तेहादों की तरफ जाया जाता है, इत्तेहाद करते हैं लोग। व्हेन इट कम्स टू लाइक जो आपने सवाल किया जनाब कि जो कराची में इत्तेहाद हुआ, एमक्यूएम का, नून लीग का हुआ, देयर आर सो मेनी थिंग्स, हिस्ट्री है एक पूरी नून लीग की और एमक्यूएम की। मतलब अगर आप ऑपरेशंस की बात करें तो नून लीग के दौर में हुई एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशंस, और आप अगर आज इत्तेहाद बना भी लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। 19-20 का फर्क तो पड़ सकता है, लेकिन 10-20 का फर्क फिर भी नहीं पड़ेगा। लोग नाराज हैं, लोग शिकायतें करते हैं, लोग कहते हैं जनाब कि पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। बट एट द वेरी सेम टाइम जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वोट उसी को पड़ जाते हैं, पीपल्स पार्टी को। और वो इस ये जो रियलिटी चेक है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आप 100 गिले करते हैं लोग पीपल्स पार्टी से, हर जगह पे बैठ के करेंगे कि जनाब मसले हैं, मसाइल हैं, बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जिस दिन डब्बे में वोट डालना होता है उसे पीपल्स पार्टी वोट निकाल जाती है। सो इत्तेहाद और नो इत्तेहाद, उससे मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की सेहत पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हाँ, टफ टाइम जरूर मिलेगा पीपल्स पार्टी को। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी कहे कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी, नहीं, वो नहीं हो सकता। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएंगी, थोड़ा सा टफ टाइम जरूर मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आई पर्सनली थिंक कि इस इत्तेहाद से, एमक्यूएम के और नून लीग के इत्तेहाद से सिंध के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी ससी साहिबा, ये अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में तो इत्तेहाद बन गया और पंजाब में आपकी पोजीशन आपको भी पता है कि इतनी अच्छी नहीं है। अब पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी? जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह भी हैं, स्मार्ट मूव्स के लिए भी बड़े अहम समझे जाते हैं, बड़ी उनकी एक शोहरत है, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो जरदारी साहब सोच रहे होंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद कब नहीं बने हैं, हडोर में बने हैं, बनते रहे हैं, और अभी भी हमने तो किसी को मना नहीं किया है। जाहिर बात है अगर सूबे में कोई आईनी फ्रेमवर्क में रहकर एक पीसफुल सियासत करना चाहता है, अगर वो दूसरी बातें साजिशी पहलू उस पर कितने आते हैं, लेकिन हमने उसका भी सामना किया है, कर रहे हैं। यही रीज़न है कि चेयरमैन बिलावल साहब ने कल जो मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि भाई अब लेवल प्लेइंग फील्ड की भी मैं अपने कारकुनों को कहता हूँ कि बात न करें, कब हमें बराबरी मिली है। इलेक्शंस को ही देख लें, हम मुख्तलिफ और हवालों से भी देख लें, जो इंसाफ के तकाजे हैं वो जब पीपल्स पार्टी की बात आती है तो डबल स्टैंडर्ड्स आ ही जाते हैं। आपने पंजाब की बात की तो पंजाब में हमें बिल्कुल लोग बिलावल साहब को बहुत ही पसंद करते हैं। मोहतरमा शहीद भुट्टो को भी उन्होंने पसंद किया, उनको उनकी कुर्बानियों को याद रखते हैं, सलाम पेश करते हैं। अभी भी इतनी मुश्किलातों के बावजूद न सिर्फ सदरन पंजाब लेकिन सेंट्रल पंजाब भी देख लें कि लोग अभी भी इतने मुश्किल, हम किसी जगह जलसे की इजाज़त मांगते हैं तो नून लीग के तो भाइयों को मिल जाती है, हमें उस तरह जो है मुश्किलात आती हैं। तो बिलावल साहब ने जैसे कहा कि इन सारी चीज़ों देखी बाली है रहते हुए भी हमने अपने मंशूर के तहत पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सियासत भी करनी है, इलेक्शन में भी जाना है। इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है, लेकिन अभी जो इत्तेहाद ठीक है जी, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि हमें भी जरा ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करें। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। ससी, आपकी बात को मैंने दरमियान में काटा था क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा था, प्लीज़ वहीं से कंटिन्यू कीजिए ताकि मैं दूसरे मेहमानों की तरफ जाऊं। हाँ फैज़ा, मैं ये बात कर रही थी कि देखिए हरीफ रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी,
और फिर कुछ नुकात पर जो है इत्तेहादी भी रहे हैं। और COD जब साइन हुआ, मोहतरमा साहिबा ने कहा कि जो गैर आइनी दरवाज़ों को हमेशा के लिए बंद करने के लिए ज़रूरी है कि दो बड़ी पार्टीज़ जो है कुछ उसमें जो है हमायंगी लेकर आए। तो हम तो जो है वो पाकिस्तान का ही हमेशा सोचते हैं। हमारा मंशूर आप देख लें, वेलफेयर की बात करता है, और बड़े मुश्किल हालात में स्पेस इतना न भी मिला है हमें। ज़्यादातर अक्सरत जो है अपोजिशन में ही रहे हैं। ये पहली दफ़ा था कि मोहतरमा की शहादत के बाद ये असम्बली कोई मुद्दत पूरी की जिसने किसी ने, और उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पूरे पावर्स जो हैं एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने पार्लियामेंट को सौंपे, और उसका हम देख रहे हैं कि कई हवालों से फ़ायदा भी हो रहा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो स्ट्रेंथन होता जा रहा है। एक अर्तकाई बहरहाल एक मामला रहा है। तो पीपल्स पार्टी चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान तक, आज़ाद कश्मीर तक, हम अपनी अवाम के बलबूते पे, किसी और कंधे पर नहीं, अवाम के बलबूते पे हम सियासत भी करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश भी है और इलेक्शन में भी जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, आप लोगों पर एक इल्ज़ाम है कि जी आप लोग बड़े फेवरेट हैं, और दूसरा है कि जी मियाँ साहब अपने जो दौरे शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या सोच लेकर अब लोगों को कायल किया जाएगा, नून लीग पर एतमाद किया जाए? क्योंकि 16 महीने के हवाले से जो आपके इत्तेहादी हैं वो भी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 16 महीने जो हुआ, जो परफॉर्मेंस थी नून लीग की, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे कहते हैं नून लीग ही थी। पीपल्स पार्टी वालों से मैंने भी बड़ी दफ़ा अपने प्रोग्राम में पूछा कि आप भी तो साथ थे, उन्होंने कहा ड्राइविंग सीट नून लीग के पास थी, हमारे पास अगर कोई वजारत थी तो हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जैसे डॉक्टर साहब बात ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी वो है जो अलग अलग फैसले एक दूसरे से मुद्दे मुताबिक एक्शन, और खास तौर पर जब इलेक्शन माहौल होता है तो फिर उस वक्त तनकीद करने के लिए कुछ न कुछ बातें तो फिर सियासी पार्टी करती है। लेकिन एक चीज को शाइन भी है कि मां सवाए एक ऐसी पार्टी जिसने 9 मई जैसे वाकयात थे और उनकी डिटेल में सवाल जाने दी, और फिर भी मैं समझता हूँ कि तनकीद के बावजूद भी अपने अल्फाज में फिर भी ये सियासी रवायात जो है उनको बरकरार है। दूसरी गुजारिश ये है कि जहाँ तक नून लीग है, हम ये समझते हैं, बल्कि हम ये समझते नहीं, ये एक हकीकत है और ये एक मुसलमा हकीकत है कि 2013 से लेकर के 2018 का नून लीग का टेन्योर था, उसको अवाम बहुत ज्यादा सराहते हैं। वो टेन्योर था जब पाकिस्तान में मौसमी तौर पर तरक्की, जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, जब पाकिस्तान में सीपैट जैसा प्रोजेक्ट आया, और जब जीडीपी ग्रोथ रेट जो 6 से ऊपर तक रही, जब डॉलर का कीमत पे कंट्रोल रही, जब लोगों को चीनी, तेल, आटा, रोजमर्रा की जरूरत की जो अशिया थी वो सस्ती थी, और खास तौर पर किसानों के लिए न सिर्फ बिजली के रेट कम रहे, बल्कि आपने देखा कि खाद और दीगर जो अशिया थी उनकी भी कीमतें कम रही। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है बात कि 16 महीने में वो नताइज वाकई नहीं आए, लेकिन ये कह देना कि ये काफी नहीं है कि ड्राइविंग सीट पे सिर्फ नून लीग बैठी हुई थी, तमाम इत्तेहादी जमातें थी। जब 2013 से 17 तक PMLN ने जो ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, आखिरी 3 से 4 मिनट है, मुझे राना साहब की तरफ भी जाना है, फिर मैं आपकी तो दोबारा आती हूँ। राना साहब, ये ड्राइविंग सीट पर नून लीग थी, बाकी जमातें कहती कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जो ड्राइविंग सीट पे था वही रिस्पॉन्सिबल है। आगे जाके भी सुनने में मखलूत हुकूमत बन सकती है, तो मखलूत हुकूमत जब बनती है तो फिर जो ड्राइविंग सीट पर होता है जिम्मेदारी तो उसी पर फेंकी जा रही होती है। जी डॉक्टर साहब, देखिए अब बात एक एंगल से अगर देखी जाए कि ड्राइविंग सीट पे जो है उस पर जिम्मेदारी बनती है, बट एट द वेरी सेम टाइम तो ड्राइविंग सीट पे जो बैठा है उसकी जिम्मेदारी तो बनती है, इसमें तो कोई, इसमें तो दो सेकंड थॉट अबाउट इट। बट तो साथ वाले के सैर करने के लिए, झूले लेने के लिए बाकी गाड़ी में बैठे होते हैं राना साहब। डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छी गल की, तुसी बड़ा अच्छा कमेंट दिता है तुसी। द पॉइंट इज, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो साथ वाले वो कह रहे, ड्राइवर को कह रहे घुमाते जो हमें, हम झूले लेते रहेंगे, सैर करते रहेंगे, जैसे हम बचपन में गाड़ी में बैठ के जाते थे आइसक्रीम खाने। ये बचपन तो नहीं है ना, बड़ी जिम्मेदारी, वामी नुमाइंदे हैं ये। नहीं, बात ठीक है आपकी। देखें, अगर ये कहें कि जनाब ड्राइविंग सीट पे वो थे और सारा ब्लेम उन पे डाल दे, ज्यादा ब्लेम बिल्कुल नून लीग पे बनता है, बट एट द वेरी सेम टाइम बाकी जमातें जो थी वो भी साथ थी। वो बात वही है, ड्राइविंग तो हाँ, या तो साथ ही ना होती उस टाइम पे, क्या साथ ही कहते हमने बैठना ही नहीं साथ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ठीक है।
तो वो एक डिफरेंट स्टोरी होती। हाँ। बट आप लोग थे, आप भी उसी बस में सवार थे, ठीक है, सो वो आप पे भी ब्लेम आएगा क्योंकि आप लोग कैबिनेट में बैठते थे और आप लोग जनाब जो डिसीजंस लिए जाते थे आप लोग उसमें शामिल होते थे। तो वो आप ये कह दें कि आप सारा मुद्दा उठा के उन पे डाल देंगे तो वो मेरे ख्याल में गलत होगा। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, कभी कोई किया, किसी चीज पे ऑब्जेक्शन किया, कोई ऐसे स्टेप लिया जो सामने आया हो कि जनाब ये जमातें थी ABC, इन्होंने जनाब ऑब्जेक्ट किया कि जनाब मुस्लिम लीग नून वाले जो है फलां डिसीजन ले रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उस पर। एंड ऑब्जेक्शन सिर्फ काफी नहीं है, अगर ऑब्जेक्शन किया तो वो भी चले, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ अगर कहते हैं जनाब कि हमें ये मंजूर ही नहीं है ये डिसीजन और हम वी आर गोइंग टू वॉक आउट ऑफ दिस गवर्नमेंट, वो तो किसी ने नहीं किया। तो इसलिए ये तो सारी। अच्छा राना साहब एक और चीज़ जरा समझा दें, फिर मैं जरा सस्सी साहिबा का लास्ट कमेंट और अली गौहर का लास्ट कमेंट ले लूँ। मुझे एक चीज़ जरा ये समझा दें कि एक तरफ कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से बाहर कहा जा रहा है और बहुत काफ़ी दिनों से कहा जा रहा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, नून लीग वाले बहुत फेवरेट हैं, नजर करम है उनकी तरफ, जो भी कहा जा रहा है। एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड इनके पास नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी जो वज़ीर आज़म है वो जियाला ही होगा। समझ नहीं आ रही, जरा आप समझा दें। देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीपल्स पार्टी वालों ने एक रिक्वेस्ट जी और रिक्वेस्ट ये थी कि जनाब केयर टेकर सेटअप जो है उसके अंदर उनके फलां लोग बीच में रख लिए जाए, ठीक है, चाहे वो सूबों में हो चाहे वो मरकज में हो। वो रिक्वेस्ट एज सच मनोमन जो है वो तस्लीम नहीं हुई। फिर ब्यूरोक्रेसी का एक डिसीजन था जो लेना था और ब्यूरोक्रेसी में भी उन्होंने कहा था जनाब के ब्यूरोक्रेट जो है फला बैरिकेड फला जगह पे लगा दीजिए, वो भी मनोमन जो है वो तस्लीम नहीं हुई बात। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड एज सच अगर देखा जाए तो उस हिसाब से पीपल्स पार्टी को नहीं मिली, ठीक है। सो वो उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुल के अगर बात करे तो वो पता चल जाएगा आपको कि ये चीजें थी जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमें नहीं मिली। तो उस एंगल से देखा जाए तो वाकई ठीक कह रहे हैं जनाब, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, उनके बंदे एडजस्ट नहीं हुए। जिन मिनिस्ट्रीज में जो लोग थे, ठीक है, चलिए यही चीज जरा ये आपने तो बता दिया कि आपका तज्जिया क्या कहता है, यही चीज जरा सस्सी साहिबा से भी समझ लेते हैं। सस्सी साहिबा आप लोग एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं नहीं है, दूसरी तरफ आप ये दावा करते हैं कि वजीर आजम जियाला ही होगा और कोई नहीं होगा, यानी वजीर आजम बनने के लिए इसका मतलब कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए होती हुकूमत में आने के लिए, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोया क्यों जा रहा होता है? फिजा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमायत है जिसने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के लिए खिदमत की है, लोग पसंद करते हैं। क्यों ना उसका चेयरमैन, यंग चेयरमैन जो उसने भी डिलीवर किया है, उसकी पार्टी ने भी, क्यों हक रखता है, वो रखता है ये ख्वाब देखने के और ये बात करने के, उसको हकीकत में तब्दील करने के कि मैम अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के साथ आप वज़ीर आज़म बन सकती हैं, आपके पार्टी में से वज़ीर आज़म बन सकता है कोई, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी क्यों जा रही होती है और किससे मांगी जा रही होती है, समझ नहीं आ रही होती। फिजा, लेट मी कंप्लीट। वो तो चेयरमैन साहब ने कल कहा ना कि हम किसको ये दुआइयां अब देने का वक्त नहीं है। अब ये भाई लोग बेवकूफ नहीं है, आंखें कान सबकी है, जहन अल्लाह ने सबको दिया हुआ है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है देख रहे हैं, मीडिया इतना पावरफुल है, भले कितनी भी कदम लगाए यहाँ वहां से सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि किसको कितना स्पेस है और किसका स्पेस सुकड़ने की कोशिश की जा रही है। कैबिनेट्स को ही देख ले। अब मैं अगर ब्लेम गेम में या फैक्ट्स बयां और अयां करने में लग जाऊंगी तो कई पन्ने स्याह हो जाएंगे। बात यह है कि हमारी पार्टी को राइट है कि वो भी अपने जियाले वजीर आज़म की बात कर सकती है और हम भी इतनी जो है पसंदीदगी से हमें देखा जाता है सारे सूबों में। अगर खेलने के रूल्स, अगर वो मैदान, उसमें जो है हमें उस वक्त तरह की रुकावटें पैदा नहीं की जाएंगी या सिर्फ एक पार्टी को, हम अवाम के कंधों में पहले भी आते रहे हैं, हम अवाम पर ही एतमाद करते हैं, हम अवाम को ही सरचश्मा समझते हैं आज तक, अभी तक, और उसमें हमने अपनी गलतियों से भी सीखा है और हम समझते हैं कि हम अपनी मेहनत, लगन, कुर्बानियों, इस्तेकाम और कमिटमेंट से पाकिस्तानियों के दिल जीत सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान अमल में है, हम इलेक्शन के लिए जा रहे, लेकिन ये शर्त होनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट जो है, अगर सिर्फ कहा ना जाए, कौल और फेल में तजाद ना हो, ना इलेक्शन कमीशन का, ना निगरान हुकूमत का, ना दूसरे जिम्मेदारान का, वो ट्रांसपेरेंसी दिखाई देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन में, हल्का बंदियों में, डिलिमिटेशन के सारे प्रोसेस में
वोट रजिस्ट्रेशन में, इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, हम सारे उस अजाबों से गुजरे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत झेला है, देखा है। और पंजाब एक बड़ा सूबा है, बड़ा भाई है, अच्छी बात है, लेकिन कोई पार्टी कहे कि हम अवाम के बजाय किसी और कंधों पर आकर और ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये अवाम के साथ ना आंसर। ठीक है जी, तीनों शुक्रिया। ब्रेक पे मुझे जाना है, ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्तफा कमाल साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतसाब और तब्दीली के नाम पर इक़्तिदार में आने वाली जमात ने अपने दौरे इक़्तिदार में करप्शन और एहतसाब की जगह इंतकाम और मुल्क को नुकसान पहुंचाने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, सियासत में अदम बर्दाश्त पैदा की, लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ, महंगाई के नए रिकॉर्ड बने, कौमी खजाने पर तो बेपनाह हाथ साफ किया गया। पीटीआई की 3 साल हुकूमत के दौरान की गई अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आ गई है। खुद को सादिक और अमीन कहने वाले चेयरमैन पीटीआई के नाम नेहाद ईमानदारी के बयानिए की असल हकीकत खुलकर सामने आ गई, आश्कार हो गई है। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरद शहजादी उर्फ फरा गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। फरा गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम करती हैं, जबकि इसके अलावा उनके गैर ज़ाहिरी मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। सिर्फ 3 सालों में ज़ाहिरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। ये असासे सिर्फ फरा गोगी की ज़ाती मिल्कियत हैं, जबकि एहसन जमील गुज्जर और जो बाकी हिस्सेदार हैं उनके असासे इसके अलावा हैं। अच्छा, SCCP के रिकॉर्ड्स के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरा गोगी मुख्तलिफ कंपनीज में हिस्सेदार भी हैं। दिसंबर 2019 को एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के तहत यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड्स पीटीआई की हुकूमत को वापस किए। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरा गोगी ने उस वारदात के इवज 19 जुलाई 2021 को मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून से उनकी हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल नाम करवाई। 240 कनाल ज़मीन। अब ये 240 कनाल की जो कीमती ज़मीन है, ये फ्रंट पर्सन फरा गोगी को रिश्वत के तौर पे मुंतकिल की गई थी, और इस रिश्वत के इवज पीटीआई की हुकूमत ने 460 बिलियन रुपए के हर्जाने के केस की पैरवी से इज्तनाब किया। चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत से फरा गोगी ने 2018 में ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फ़ायदा उठाया। आगे सुनते जाइए ज़रा। 489 मिलियन रुपए, 489 मिलियन, इस जो 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन जो मुख्तलिफ पोस्टिंग, ट्रांसफर्स और अपनी कंपनीज के लिए सरकारी ठेकों की मद में बतौर रिश्वत वसूल किया गया, उसको रेगुलराइज करवाया गया। और 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में 2018 से 2022 तक 47 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के जरिए डिपॉजिट करवाया गया। इसके अलावा फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर और उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए हैं। 102 बैंक अकाउंट्स, और इनकी जो कुल मालियत है वो 14.5 अरब रुपए बनती है। 14.5 अरब रुपए। चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत के खात्मे के साथ इस वारदात की जो मरकजी किरदार है फरा गोगी, उसका मुल्क से फरार हो जाना यकीनी तौर पे एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क को इस कदर नुकसान पहुंचाने वालों का क्या कोई एहतसाब नहीं होगा? जो गरीब अवाम अपना पेट काट के कौमी खजाने में टैक्स की मद में पैसा जमा करवाते हैं, इन अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों को इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा? अगर बनाया जाएगा तो कब बनाया जाएगा? इस पर बात करने के मेरे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान सीनियर डेप्यूटी कन्वीनियर मुस्तफा कमाल साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मुस्तफा कमाल साहब, एहतसाब और तब्दीली का नारा क्या यही था कि पाकिस्तान में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतनी बड़ी करप्शन की कहानी, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया? फरा गोगी इमरान खान उनकी अहलिया के बहुत करीब थी, तो ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान या उनकी अहलिया के इल्म में ना हो ये जो कुछ होता रहा? देखिए, ये बहुत अफसोस का दिन है आज ना, और बहुत ही जिसे कहते हैं कि ये एक ठीक बात नहीं है। और वो इसलिए कि देखें, इस मुल्क के नौजवानों ने इमरान खान साहब से उम्मीदें लगाईं, ख़वातीन ने इमरान खान साहब से उम्मीदें लगाईं, यहाँ के लोगों ने इमरान खान साहब से बहुत उम्मीदें लगाईं, और वो इसलिए लगाईं कि वो तब्दीली का नारा दे रहे थे, वो
बड़े चोरों को पकड़ने की बात कर रहे थे, वो रियासत मदीना की बात कर रहे थे, वो उस दौरान जिस दौरान ये सब कुछ और अमर बिल मारूफ की बात कर रहे थे वो, और जब वो सब कुछ कह रहे थे लोगों को, एन उसी वक्त वो अपने घर में ये तमाम वारदातें हो रही थी। फ़र्क होगी कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं कि उनको कोई जानता हो या कोई और ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है। उनका रेफरेंस तो इमरान खान साहब थे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस था, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इस्तेमाल हुआ है बाकायदा इन सारी चीज़ों में कि उनकी जायदाद जो कि 2017 में उसकी कीमत जो है वो अगर 20 करोड़ समथिंग लाख है, तो वो 3 सालों में 2020 में वो 4 साढ़े 4 अरब क्रॉस कर जाती है। और ये सिर्फ अभी एक छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात है। इससे इस मुल्क में जो उम्मीद थी, उम्मीद ख़त्म हो गई। एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया। अब ये नौजवान जो पीछे लगा था, अब ये किसी के सच पर यकीन नहीं करेगा, किसी के, सब लोग कहेंगे, अब हमें इसको फेस करना पड़ता है। अब हम कोई ठीक बात करते हैं तो कहते हैं यार वो इमरान खान भी ऐसे ही बोलता था। तो ये बहुत ही नुकसान हो गया इस मुल्क का, और मुझे दुख है कि ये आउटकम आ रहा है खान साहब की तमाम नारों का और तमाम बातों का। वो मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ बात करते थे और लोगों को अपने पीछे लगाया। तो इट्स अ सैड स्टोरी जी। मुझे अफसोस है सारे यानी मुस्तफा कमाल साहब, ये समझा जाए कि चेयरमैन पीटीआई जो खुद को सादिक, अमीन और दूसरों को चोर, डाकू के अलकाबात से पुकारते रहे हैं, तो आज उनके खिलाफ इतना बड़ा जो स्कैंडल सामने है, तो जाहिर है कि हम यही समझें कि उनकी मर्जी के बगैर ये काम नहीं हो रहा था, उनके इल्म में था। ये फरागोगी के सांसों में जिस तरह इजाफा हुआ, यानी हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वो और उनकी अहलिया इस बात को जानते थे, उनके इल्म में था, वो किसी तौर पर मुलव्विस रहे इसमें। देखिए, जो मोहसिन वो हैं, क्या नाम उनका, मोहसिन भाई, जो उनके मोहसिन बेग साहब की एक गुफ्तगू सुने, वो उनके घर के आदमी थे। इमरान खान को बनाने वालों में चंद लोगों का अगर जिक्र होता है तो वो इमरान खान को क्राफ्ट करके, उनको फाइनेंसिंग करवा के, उनके लिए लॉबिंग करके, उसमें मोहसिन बेग साहब का भी जो है एक नाम आता है चंद लोगों में। वो जो स्टोरी सुनाते हैं, वो जो गुफ्तगू करते हैं, वो जो बात करते हैं, तो वो बात कोई झूठ बात नहीं है। उनके 2 वीलॉग के बाद जो है ना, वो पीटीआई वालों ने हाथ जोड़ लिए उनके आगे कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं, अब हम गालम गलोज नहीं करेंगे, और सब जो है वो उन्होंने जो कहानियाँ खोलना शुरू की, तो ये तो पता चल गया सब लोगों को, टेप्स आ गई सारी बाहर कि खातून अव्वल जो है वो किन कामों में इन्वॉल्व थी, क्या कर रही थी, और ये उनकी ये जो सहेली थी ये किन कामों में थी। अगर इमरान खान साहब को इन सारी चीज़ों का पता नहीं भी था ना, जब भी वो उससे ज़्यादा कसूरवार हैं, इसलिए कि इसका मतलब वो अहल ही नहीं है इस पोजीशन पे और इस रुतबे पे रहने के, कि जिनके घर में जो है वो डाकू बैठे हों और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हों। और अच्छा, मज़े की बात है कि जब आप ये कोई उनसे लाताल्लुक़ नहीं कर रहे। जब उनकी हुकूमत गई है, उसके बाद जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जाने के बाद, लोग ये समझे कि ये अपने कारनामे बताएंगे 4 सालों में कि लोगों के लिए क्या किया। उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि फरागोगी बेकसूर है, फरागोगी बेचारी है, फरागोगी को उन्होंने डिफेंड किया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बिल्कुल कदाइमंस है, और वो उनका हथियार ही यही है कि वो एकदम से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि जो वो तो क्लीन, मिस्टर क्लीन है, और किसी को जो है उसका पता नहीं। अगर वो मिस्टर क्लीन भी हैं, जब भी वो मिस्टर क्लीन नहीं है, इसलिए कि अगर उनके होते हुए और उनको कुछ भी नहीं पता, फिर भी वो नाहल है, अगर उनको उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, उन्हें पता, फिर भी वो इस पोजीशन और लीडर होने के काबिल नहीं है या वज़ीर-ए-आज़म होने के काबिल नहीं है, फिर इस ओहदे के लिए फिर नाहल है, अगर उनको पता भी नहीं था इसका, कि अगर उनको नहीं पता था। और दूसरी बात है मुस्तफा कमाल साहब, एक नफ्सियात ये है कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हमारे करीब वही लोग होते हैं, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड सर्कल में वही लोग होते हैं जिनकी सोच, जिनका किरदार, जिनकी नफ्सियात हमसे मिलती है। ऐसे ही है, बिल्कुल, यू आर राइट। आई मीन, ठीक है। अच्छा मुस्तफा साहब, ये एक और सवाल कि जब MKM उस दौरे हुकूमत में हुकूमती बेंचेस पर थी, तो आप ये समझते हैं कि कितना नुकसान पहुंचाया गया उस दौर में पाकिस्तान को, क्या उसकी तलाफ़ी भी हो सकती है? देखिए, हम कसूरवार हैं, लेकिन हम अपने हिस्से के कसूरवार हैं। जितना हमारा हिस्सा था हम उतने कसूरवार हैं, और हमारे पास चॉइसेस ही क्या थी। आपको पता है कि उस वक्त क्या हो रहा था और कैसे हो रहा था, किस तरह हो रहा था। तो हमारे पास चॉइसेस क्या थी? हमारे पास तो इतने बड़े नंबर्स नहीं थे कि हम अपनी मर्जी चला सकते और चीज़ें कर सकते। और जो नुकसान हुआ है, ये यानी आप ये कह सकते हैं कि MKM उस वक्त मजबूर थी। आप कह सकती हैं, और हमारी गलतियां भी कह सकती हैं। खैर, मैं नहीं कहूँगा कि हाँ हमारी उसमें गलतियां भी, लेकिन हमारी गलतियों की
कि जो परसेंटेज है या उसका जो पोर्शन है वो बहुत छोटा है, और हम उसके डायरेक्ट उसके इस सारी बुराइयों के डायरेक्ट साथी नहीं थे या सारी चीज़ों के साथी नहीं थे, और हमारे पास चॉइसेस भी नहीं थी हमारे से। तो मैं समझता हूँ कि जो नुकसान हुआ है वो तो अब तक हम संभल नहीं पाए। उसके बाद जो 16 महीने की गवर्नमेंट आई है उसने तो वो सारा बैगेज कैरी किया ना, जो इमरान खान तक दौर में सब कुछ हुआ था। वो तो हमारे मुल्क का अजीब सेंटिमेंट है कि आप किरदार यहाँ पर कोई मसला ही नहीं है। आप एक आदमी की ऑडियो चल रही है, वो क्या गुफ्तगू कर रहा है, वो ख़वातीन से क्या बातें कर रहा है, अल्लाह माफ़ करे दूसरा माशरा हो तो संसार कर दे उस आदमी को। यहाँ पर कहते हैं कोई मसला ही नहीं है भाई। आप चलें, अभी मैं भी मेरी कहीं और ही निकल जाऊँगा इस वाली गुफ्तगू पे, मैं इसलिए रुकता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, चलें हम आगे चलते हैं। ये जो मुस्तफ़ा साहब, ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, ज़ाहिर बात है आप लोगों ने भी तैयारियां शुरू कर दी होंगी। MKM का पहले आपस में इत्तेहाद हुआ, यानी तमाम जो धड़े थे वो मिले, फिर नून लीग से इत्तेहाद, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बहरहाल ये हुआ। तो लोगों की राय ये है कि इससे MKM को नुकसान होगा। क्यों समझते हैं लोग कि इससे MKM को नुकसान होगा? देखिए, हमारे पास चॉइसेस क्या थी दूसरे की, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये जो 16 महीने का MKM का वफाकी हुकूमत की PMLN के साथ ताल्लुक़ रहा है ना, इसमें एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, और वो वाक़या ये हुआ है कि इस दौरान सेंसेस हुए हैं, और सिंध में जो कि 15 सालों से पीपल्स पार्टी ने हमें कुचल कर रखा हुआ है, मार के रखा हुआ है, हमें सांस नहीं लेने दे रही पीपल्स पार्टी, जुल्म की इंतहा कर दी, हमें पीने का पानी नहीं देते, हमारा सेवरेज साफ़ नहीं करते, गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं लगाते, दुनिया चांद पर जा रही है, मेरे शहर में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। ये वो पीपल्स पार्टी 5.5 लाख लोगों को नौकरियां दी, एक नौकरी कराची हैदराबाद वाले को नहीं दी। हमें हमारे ऊपर कोटा सिस्टम इनके बड़ों ने लागू किया। ये वाली नस्ल ये कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही। वो कोटा जब हमारा उनका ख़त्म हो जाता है दही का, तो शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर वो नौकरियां भी जो छीन लेते हैं। ये वो सारा, और फिर एरोगेंस जो इनका तरीक़ेकार है, जो इनका कब्ज़ा करने का जो इनकी जो इनका एटीट्यूड है, वो बहुत ही गैर इंसानी है, गैर जमहूरी है और गैर फितरी है। तो डेफिनेटली उसका एक रिएक्शन है। हमें जो है वो पार्टनर्स चाहिए कि जो कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकें, और पाकिस्तान इस दलदल से उस वक्त निकलेगा जब कराची इस दलदल से निकलेगा। इस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली IMF या वर्ल्ड बैंक नहीं बचा सकते डॉक्टर साहिबा, कराची बचा सकता है। आज मेरा ये शहर 4.25 अरब रुपए कमा कर दे रहा है, ये 8 से 10 हज़ार अरब रुपए कमा कर दे सकता है। जो सिस्टम चल रहे हैं यहाँ पर, लैंड माफिया, बिल्डिंग माफिया, पानी माफिया, गुटखा माफिया, ये सब सिस्टम जो इस दौर हुकूमत में हुकूमत ने बनाए हुए। तो हमारे पास चॉइस नहीं थी हमारे पास। और ये खुशगवार वाक़या पेश आया पिछले 16 महीने में। वो क्या कि पीपल्स पार्टी के एन्यूमरेटर्स ने, मरदमशुमारी में इनकी DCs ने हमें 7 अप्रैल को ये लॉक कर दिया कि कराची की मरदमशुमारी कंप्लीट हो गई और कराची की आबादी 1.30 करोड़ है। वहाँ से हमने सबूत और शवाहिद जमा कर रखे थे। वज़ीर आज़म ने हमें एक्सेस दिया, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा मुलाकातें की। SN इकबाल साहब वज़ीर थे, 11 दफ़ा मुलाकातें की। डेट्स 15 दिन बढ़ते जब 23 जुलाई को जब वो डेट क्लोज हुई है तो 1.30 करोड़ से 2.03 करोड़ पे जाकर आबादी रुकी है। 73 लाख लोग बाजियाब हुए हैं डेट खत्म होने के बाद। ये जिसकी वजह से 1 MNA की सीट हमारे पास आ गई, 3 MP की सीट जो है वो अंदरून सिंध से हमारे पास आ गई। अच्छा मुस्तफा साहब, आप बता रहे हैं कि कितना जुल्म कर रही है पीपल्स पार्टी वहाँ पे, और जैसा कि आपने बताया, लेकिन पीपल्स पार्टी तो अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला शिकवा करती फिर रही है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती फिर रही है, जैसे पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा गलत हो रहा है। मैं समझता हूँ कि शायद उनका जो ख्वाब था कि जो इमरान खान से नाराज़गी है, नवाज़ शरीफ साहब से नाराज़गी रहेगी हमेशा के लिए और उनका रिवाइवल नहीं होगा, वो नहीं आएंगे, तो पंजाब में वो जो है वो और खैबर पख्तूनख्वा मैदान पीपल्स पार्टी के लिए खाली होगा, जी खाली छोड़ दिया जाएगा और ले जाएगा। वो ख्वाब शायद चकनाचूर हो गया है, उसी को लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं। और फिर यहाँ पर MQM स्प्लिट थी पहले, अब ये मर्जर के बाद जो है वो एक नई क़ुव्वत आ गई है। कराची भी हम इंशाअल्लाह ताला नहीं जाने देंगे अपने हाथ से। तो उन तमाम चीज़ों का थोड़ा सा जो है वो असर है और उस पर शायद वो कह रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। वो समझ रहे थे सबके हाथ पैर बांध के। अच्छा एक चीज़ ज़रा समझा दें मुस्तफा साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, आप कराची की सियासत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, पीपल्स पार्टी की नफ्सियात को समझते हैं। एक जानिब भी कहा जा रहा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास नहीं है और नून लीग बड़ी फेवरेट पार्टी है, और जिस तरह इत्तेहाद अब हो रहा है वहाँ पर आप लोगों का नून लीग का इस पर भी बड़ा वो कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ी सियासत हो रही है। तो दूसरी जानिब वो कहते हैं जी जो वज़ीर आज़म है वो जाला ही होगा, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना मिल रही हो, मैदान भी उसके लिए खाली ना हो, दूसरा कोई फेवरेट हो वो फेवरेट भी ना हो, तो वो फिर उसका वज़ीर आज़म भी आ जाएगा। ये मन तक समझ नहीं आ रही, कहना क्या चाह रहे हैं वो?
देखिए, वज़ीर-ए-आज़म किसी कारनामे पे, किसी कारकर्दगी पे आएगा ना। सिंध में 15 सालों से हुक्मरानी के बाद क्या लाहौर में खड़े होकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह सकते हैं कि वो लाहौर को कराची जैसा बना देंगे, जहाँ पर पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी जाता नहीं, गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं? क्या कह सकते हैं? क्या ये बात कह सकते हैं? हमें हमारा पानी चोरी करके बेच रहे हैं? क्या वो फैसलाबाद में खड़े होकर ये कह सकते हैं कि फैसलाबाद को हैदराबाद जैसा बना देंगे? क्या वो साहिवाल में खड़े होकर कह सकते हैं कि साहिवाल को लाड़काना जैसा बना देंगे? भैया, आपने किया क्या है, किस बात पे? और अगर जो वो ये सारी इस कारकर्दगी के ऊपर आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद जो है वो पानी की इनॉग्रेशन थी K4 की, उसमें तकरीर करते हुए फरमाया कि मेरे घर में भी, बिलावल हाउस में भी जो वो टैंकर का पानी आता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस और शर्मिंदगी की बात है कि जिस हुकूमत जिस पार्टी की हुक्मरानी 15 सालों से जिस सूबे में, और सूबे का दारुल खिलाफा कराची, उस कराची में खड़े होकर उस पार्टी के चेयरमैन अगर ये फरमा रहे हैं कि उनके घर पे भी जो है वो पीने का पानी जो है टैंकर के ज़रिए आता है, तो मुझे बताइए कि मैं क्या तबसरा करूँ उसके बाद, किसको आवाज़ लगाऊँ? ये सेल्फ जो है वो एक ओपन एंड शट केस है कि उन्होंने क्या कर रखा है सिंध के साथ। तो मैं नहीं समझता कि जो है वो ऐसे कोई हालात हैं। और यानी आप ये समझते हैं कि ये एतमाद तो नहीं है बेसिकली ये जो जितने वर्कर्स हैं, उनके कारकुनान हैं, उनका मोराल बुलंद करने के लिए, उनको एनर्जेटिक रखने के लिए, इंथुसिज्म बरकरार रहे, इसलिए कहा जाता है कि जी वज़ीर-ए-आज़म तो जाला ही होगा। जी, मैं समझता हूँ अभी इतना बुरा वक्त भी नहीं आया पाकिस्तान के ऊपर शायद, और जो है वो अल्लाह न करे ऐसा वक्त आए। यानी आपको लगता है अगर जाला वज़ीर-ए-आज़म होगा तो वो बहुत बुरा वक्त होगा पाकिस्तान? हमसे पूछिए ना कराची वालों से, हम पर बुरा वक्त है ना। यहाँ पर सूबाई सिंध में पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, हमें पता है कि हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि पूरे पाकिस्तान को यह तजुर्बा हो। ठीक है जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।